हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और बच्चों, आपको जैसा पता है कि हमारा 12th क्लास का इकोनॉमिक्स जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका प्रारंभ हो चुका है। चैप्टर नंबर 3 हम लोग देख रहे हैं, आपका प्रोडक्शन एवं कॉस्ट, उत्पादन एवं लागत चैप्टर को हमने देखा। अब तक इस चैप्टर के अंतर्गत हमने बहुत सारी चीजों को पढ़ा है। उत्पादन क्या होता है और कैसे हम उत्पादन करते हैं, क्या इनपुट्स हैं, क्या आउटपुट्स है, कैसे हम उनका अधिमान वक्र पर बनाते हैं, क्या उसकी प्रवणता होती है, कैसे जो हमारी आपके सारणी मिली है, हम लोग उस सारणी को हम लोग जो है बच्चों, जो हमारा प्रोडक्शन है हम लेबर और कैपिटल के अनुसार निकाल सकते हैं। और फिर हमें दूसरी आपकी सारणी देखी थी आपका 3.1, उसके अंतर्गत हमने ये देखा कि हम किस प्रकार से आपका कुल उत्पादन, सीमांत उत्पाद और आपका एवरेज उत्पाद कैसे ज्ञात करते हैं। इन सब विषय को हमने अपने इस लेक्चर के अंतर्गत जो हमने पीछे करा उसमें देखा। आज हम क्या करेंगे, कुल उत्पादन, सीमांत उत्पाद और जो आपका एवरेज उत्पाद है, इनके बीच में आप क्या क्या इनकी वक्र आपकी स्थिति है, उस स्थिति को हम लोग आपका देखेंगे, जांचेंगे और परखेंगे और आज इसकी बात करेंगे। तो ज्यादा समय लेते हुए सीधे हम लोग चलते हैं बच्चों डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोग क्या देख रहे हैं आपका बच्चों, हम लोग देख रहे हैं कि कुल उत्पाद और जो आपके सीमांत उत्पाद है और एवरेज उत्पाद की वक्र आकृति को हम लोगों को आपको देखना है कि इसकी जो वक्र आकृति है वो क्या होती है, कैसे बनती है। इसको हम लोग जो है अपने चैप्टर के माध्यम से पढ़ेंगे और जानेंगे। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी बच्चे बिल्कुल रेडी होंगे कक्षा को आपको पढ़ने के लिए। क्लियर है? आप देखिए, सबसे पहले देखिए, अन्य आगतों को स्थिर रखते हुए एक आगत की मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप सामान्यतः निर्गत में वृद्धि होती है। जैसा आप जानते हैं, अगर हम जितने भी हमारे पास जितने भी सारे इनपुट्स हैं, अगर हम इनपुट्स को हम लोग क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, स्थिर कर दें, और एक इनपुट में अगर हम लोग आपकी वृद्धि कर रहे हैं, तो जो उसका रिजल्ट होगा हमारा आउटपुट में क्या होती चली जाएगी, आपका वृद्धि होती चली जाएगी। तात्कालिक 3.2 कि किस प्रकार कुल उत्पाद में परिवर्तन आता है जैसे जैसे श्रम की मात्रा में वृद्धि होती है। निर्गत और आगत समतल के कुल उत्पादन हर वक्र में धनात्मक प्रवणता वाला वक्र है। रेखा चित्र आपका 3.1 में एक विशिष्ट फर्म के लिए कुल उत्पाद वक्र का आकार दर्शाती है। क्या दर्शाती है? कुल उत्पाद जो वहां का वक्र है उसको दर्शाती है। हम श्रम की इकाई समतलीय अक्ष पर तथा निर्गत पूर्वाधार स्तर पर मापते हैं। श्रमिक एल इकाई, आइए तो हम आपको देखे रखे ग्राफ में। आइए सबसे पहले हम जो उसका नियम भी हम लोग देखे थे कि जो इसका नियम बनता है, हमने देखा था कैसे बनता है। उल्टे यू के आकार की इसकी क्या बनती है बच्चों, उल्टे यू के आकार का इसका सीमांत उत्पादन का आपका ग्राफ पड़ता है। और सीमांत उत्पादन के ग्राफ में हम लोग वो आपका देखे थे कि जैसे जैसे आपको याद होगा, एक स्तर पर सीमांत उत्पाद आपका बढ़ता जाता है और एक विशिष्ट स्तर पर पहुंचने के बाद सीमांत उत्पाद क्या होता है, आपका गिरना शुरू हो जाता है। क्या होता है? आपका गिरना शुरू हो जाता है। अब देखिए, एक हमको चित्र दिया है, रेखा चित्र। आप देखिए 3.2 एक विशिष्ट फर्म के औसत उत्पाद तथा सीमांत उत्पाद वक्रों की आकृति को दर्शाता है। अब देखिए, श्रम का औसत उत्पाद एल पर अधिकतम के बाईं ओर औसतम उत्पादन में वृद्धि हो रही है तथा सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद की तुलना में अधिक है। कह रहा है जो आपका सीमांत उत्पाद है वो क्या है, औसत उत्पाद की तुलना में कैसा है, वो आपका अधिक है। देखिए, एल के दाहिनी ओर औसत उत्पाद में गिरावट आ रही है तथा सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद की तुलना में कम है। कह रहे जो आपका सीमांत उत्पाद है वो किसकी तुलना में कम है, एवरेज जो आपका उत्पाद है उसकी तुलना में कम है। अब देखिए, ये आपका उत्पाद हो गया, ये आपका श्रम हो गया, ये 0 हो गया। अगर मैं आपका प्रोडक्शन देखूं कितना है और मैं आपका लेबर देखूं, तो सबसे पहले आप देखिए सीमांत का ग्राफ। जैसे ही आपका उत्पादन बढ़ा या जो भी आपका उत्पाद था वो आपका बढ़ा, तो एक ऐसा मैक्सिमम स्तर आएगा जहां से उत्पाद बढ़ेगा। फिर उसके बाद क्या देखते हैं कि हमको जस्ट क्या दिखाई देने लगता है, जो आपका जो डाउनफॉल है वो हम लोगों को इसके अंतर जो है हम लोगों को वो आपका निरंतर आपका हमको दिखाई देने लगता है। अब देखिए, यहां से बढ़ना शुरू हुआ, सीधा बढ़ा और एक मैक्सिमम लेवल पर आपका पहुंच गया।
फिर उसके बाद क्या हो गया, धीरे धीरे आपका गिरावट दर्ज होगी। जबकि एवरेज आप उत्पाद में देखिए कि हल्का सा बढ़ा और एक अपने लेवल के स्तर पर, बल्कि जो आपका सीमांत उत्पाद है उससे भी कम रहा, और एक फिर हल्के हल्के आपके नीचे गिर गया, लेकिन इतना नीचे नहीं गिरा इतना कि आपका सीमांत उत्पाद गिरा है। किससे? एवरेज उत्पाद की आपकी तुलना में। आप इसको देख सकते हैं। क्लियर है? क्या कर सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं। आप देखिए बच्चों, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पैमाने का प्रतिफल की बात करें, पैमाने का प्रतिफल देखिए, परावर्तीय अनुपात का नियम इसलिए आभूत होता है क्योंकि जब कारक अनुपात में परिवर्तन होता है तक एक कारक स्थिर रखा जाता है। यानी कि जब भी किसी फैक्टर में या कोई उसका रेशो है, अगर वहां उसके रेशो में कोई भी आपका परिवर्तन होता है तो परिवर्तन होने के साथ जो एक कारक है वो कारक क्या रहता है, आपका स्थिर रहता है। तथा दूसरा बढ़ाया जा सकता है, और एक कारक स्थिर रहेगा और दूसरा क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। जैसे आप लेबर और कैपिटल को आप इसमें देख रहे थे, हम किसी एक कारक को बढ़ाते थे और किसी एक कारक को हम क्या करते थे बच्चों, जो था आपका उसका हम स्थिर कर लिया करते थे। क्या करते थे, हम उसको स्थिर करते थे। ये आपको बिल्कुल साफ होना चाहिए, क्लियर, कि हम क्या करते थे, एक को स्थिर करते थे। ठीक है, आगे देखिए। ध्यान रखिए कि ऐसा दीर्घकाल में हो सकता है। दीर्घकाल में एक विशेष स्थिति होती है जब दोनों कारकों को समान अनुपात में बढ़ाया जाता है। कह रहा है कि लॉन्ग टर्म में एक ऐसा प्रोसेस है कि जब आपका एक टाइम में क्या होता है कि हम दोनों को बढ़ा सकते हैं। और देखिए, जब हमने एक कारक को स्थिर रखा है, दूसरों को स्थिर नहीं रखा, तो ये कौन से समय का है, जो हम लोग क्या देख रहे थे, आपका जो बच्चे हम आपका लघु जो कारक देख रहे थे, ये उसकी बात कर रहे हैं। क्या देख रहे हैं हम, लघु कारक। तो ऐसी स्थिति कहां बन जाती है आपकी, लघु कारक में जो है इसकी ऐसी स्थिति बन जाती है, हम लोगों को क्या है वो आपका दिखाई पड़ती है। ठीक, अब जो लॉन्ग टर्म है, उस लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में निरंतर सारी चीजें जो है वो उन दोनों जो आपके वेरिएंट है, जो दोनों कारक हैं, उन दोनों कारके में समान अनुपात से बढ़ाते हैं। यानी कि सेम तरीके से सेम नंबर के साथ हम लोग बढ़ाते हैं, जो हमारा उत्पादन है वो भी बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, अब इनको क्या बोलते हैं, अथवा कारकों को स्केल अप किया जाता है। यानी कि जो फैक्टर हैं उन फैक्टरों को क्या करते हैं हम लोग, आपका उन फैक्टरों को आपका बढ़ाते चले जाते हैं। क्या करते चले जाते हैं हम लोग, आपका बढ़ाते चले जाते हैं। क्लियर है? आगे देखिए। जब सभी आगतों में समानुपातिक वृद्धि निर्गत में उसी अनुपात में वृद्धि का उत्पादन करती है तो उत्पादन फलन पैमाने के स्थिर प्रतिफल को दर्शाता है। क्या दिखाता है कि जो उत्पादन का जो आपका प्रतिफल है उस प्रतिफल को ही क्या करता है, आपका दर्शाता है। CRS जब सभी आगतों में समानुपातिक वृद्धि निर्गत में अनुपात से अधिक वृद्धि उत्पन्न करती है तो उत्पादन फलन बड़े पैमाने के वृद्धिमान उत्पादन फलन को दर्शाता है। IRS जब सभी उत्पादन आगतों के अनुपातिक वृद्धि की तुलना में निर्गत में समानुपातिक वृद्धि कम होती है तो यह पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल को दर्शाता है। ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल तब होता है जब सभी आगतों के अनुपातिक वृद्धि की तुलना में निर्गत में समानुपातिक वृद्धि कैसी होती है, आपकी कम। यानी कि जो ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल हम कब ज्ञात करते हैं कि जितने भी हमारे इनपुट्स हैं उन सभी इनपुट्स में जो अनुपातिक वृद्धि की तुलना में कैसा हो कि जो हमारा आउटपुट है उसके समानुपात में कैसा हो, कम हो, यानी कि प्रोडक्शन कम हो। ऐसी स्थिति में हम लोग उसको ज्ञात करते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए कि उत्पादन प्रक्रम में सभी आगत 2 गुने हो जाते हैं। यानी कि एक ऐसा जो हमारा प्रोडक्शन आपका प्रोसीजर है कि जिसमें भी हमारे आगत हैं, जो भी हमारे इनपुट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, आपके 2 गुने हो जाते हैं। परिमाण स्वरूप यदि आपका निर्गत 2 गुना हो जाए तो उत्पादन फलन स्थिर अनुपाती प्रतिफल को दर्शाता है। यानी कि हमारा जो इनपुट है वो भी 2 गुना हो गया और जो आउटपुट है वो भी 2 गुना हो जाए, तो ऐसे में क्या होगा, जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन होगा वो कैसा होगा, स्थिर होगा और अनुपातिक प्रतिफल को आपका क्या करेगा, उसको प्रदर्शित करेगा। यदि निर्गत दोनों की तुलना में कम हो तो ह्रासमान अनुमापी प्रतिफल लागू होता है।
तथा यह दोनों से अधिक है तो वर्धमान अनुपातिक प्रतिफल लागू होता है। अब देखिए, आप इसको पढ़ रहे हैं, ये सब चीज पूरा थ्योरेटिकल है, ये पूरा फंक्शनल है। थोड़ा सा इसको हम लोग एक बार आपका देख लेते हैं कि आखिर में है क्या, ताकि सारी चीजें हम कम से कम हमको वापस क्लियर तो हो। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं जो है पैमाने का प्रतिफल। क्या है? पैमाने का प्रतिफल। पैमाने के प्रतिफल में देखिए क्या होता है कि जितनी भी आपकी चीजें होती हैं, के हो, चाहे आपका एल हो, के हो, ठीक है, ये क्या रहती हैं आपकी, ये तब तक आपकी स्थिर रहती हैं। चलिए इसे बाद में देखेंगे हम कैसे स्थिर रहेगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग वेरिएंट को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रतिफल को ज्ञात करने के लिए Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x1 x2, क्लियर है? अब देखिए, अब अगर हम लोग इस फंक्शन की अंदर गुणा करेंगे तो Q इज इक्वल टू हमको मिलेगा फंक्शन ऑफ t x1 प्लस x2 और बराबर होगा फंक्शन ऑफ एक मिनट देखिए बच्चों, t इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x1 डॉट x2, ये हमारा बनेगा। और जहां देखेंगे जो आपकी नई कीमत होगी, इसके विषय में अगर हम लोग आपकी बात करें तो देखिए, सबसे पहले आप इसी पर विचार कर लीजिए। Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x1 इंटू x2, जहां जो फॉर्म है उस फॉर्म का निर्गत की मात्रा क्या है, यानी कि किसी फॉर्म ने जो आपका प्रोडक्शन करा वो क्या किया, आपका क्यों किया। उत्पादन कारक 1 की x1 मात्रा तथा कारक x2 की मात्रा का प्रयोग के द्वारा की जा सकती है। अब मान लीजिए कि फॉर्म दोनों कारक के प्रयोग के स्तर में t ब्रैकेट t बड़ा है 1 से गुणा वृद्धि करते हैं, यानी कि अगर हम दोनों का जो फॉर्म है उस फॉर्म में जो फैक्टर हैं, जो भी आपके कारक हैं, अगर हम क्या कर दें उस कारक में एक की भी हम क्या कर दें, आपकी वृद्धि कर दें। क्या कर दें बच्चों? आपकी वृद्धि करने पर निर्णय लेते हैं तो गणितीय रूप में अगर हम लोग अपना जो प्रोडक्शन है, जितने भी हमारा इनपुट्स आउटपुट हैं, अगर हम उनमें आपका कोई एक वैल्यू आपकी बढ़ा दें तो हम कह सकते हैं कि उत्पादन फलन को प्रदर्शित करता है। और स्थिर अनुपाती प्रतिफल को यदि हमारे पास फंक्शन ऑफ टी x1, ये देखिए फंक्शन कोमा टी x2 इज इक्वल टू, ये जो था बच्चों वो मैंने गुणा नहीं की थी वहां, तो टी कोमा टी डॉट एफ फंक्शन x1 कोमा s2, अर्थात नया निर्गत स्तर जो होगा वो आपका नया जो आपका निर्गत जो आपका स्तर बनेगा वो बनेगा फंक्शन ऑफ टी x1 टी कोमा x2। ठीक उसी प्रकार हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें आपका t से गुणा करते हैं तो पूर्व निर्गत स्तर फंक्शन x1 कोमा x2 की समान रूप से उत्पादन फलन को प्रदर्शित करता है। वर्धमान अनुपाती प्रतिफल को यदि फंक्शन ऑफ टी x1 टी x2 ये फंक्शन बड़ा होगा, सॉरी बच्चों, ये बड़ा होगा बच्चों किसकी तुलना में, फंक्शन ऑफ टी फंक्शन x1 x2 की तुलना में। यदि प्रदर्शित हासमान अनुपाती प्रतिफल फंक्शन ऑफ टी x1 टी x2 बड़ा है टी फंक्शन ऑफ x2 के, तो ऐसी स्थिति में अगर ये वाला फंक्शन टी फंक्शन x2 से बड़ा हो जाता है तो क्या होगा, ये हमारा जो हासमान है, हासमान प्रतिफल, यानी कि सिंपल सी बात आप समझिए बच्चों, अगर मैं आपको कहूं इस पूरी छोड़ के सारी चीजों में, देखिए जो हमारा इनपुट था और जो हमारा आउटपुट है, अगर हम लोग अपने इनपुट में
और आउटपुट में अगर हम लोग क्या कर दें, 1 यूनिट की क्या कर दें, हम आपकी वृद्धि कर दें, तो जो हमने आपकी वृद्धि करी है, अगर उस वृद्धि करने की स्थिति में भी जो हमको इनपुट मिलना चाहिए वो आपका, सॉरी, जो हमको आउटपुट मिलना चाहिए वो कैसा मिलना चाहिए, हमको ज्यादा मिलना चाहिए बढ़ता हुआ, अगर वो नहीं मिलता है, यानी कि पहले जो हमको आउटपुट मिल रहा था उस आउटपुट से वृद्धि करने के बाद भी अगर कम है, तो ऐसी स्थिति में जो हमारा कार्य होगा, जो हमारा प्रतिफल होगा, जो हमको रिजल्ट मिलेगा, वो कैसा होगा, उस फंक्शन से बड़ा होगा। क्लियर है? ये हमको इसमें ध्यान रखना था कि अगर, तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो आपका बड़ा हो रहा है। ये हम लोगों को, ये सारी चीजें हम लोगों को ध्यान रखना था। क्लियर है? तभी आपकी सारी चीजें बहुत अच्छे से आपका बन जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या चीज है। अब बात करते हैं लागत की। इसके अंदर तो बच्चों देखिए, सबसे पहले ये सब घातीय रूप है। कुल मिला के बात कर रहा है कि अगर हम लोग जो हमारा इनपुट और आउटपुट है, अगर उसमें हम 1% की वृद्धि कर दें, एक नई यूनिट जोड़ दें, तो नई 1 यूनिट जोड़ने से हमारे पास क्या चीजें बनेंगी और कैसे उसमें अंतर आएगा, हम लोगों को कुल मिलाकर ये चीज सारी आपकी देखनी थी। क्लियर है? क्या आएगा हमारा, एक लागत, आपका उसमें अंतर आएगा, तो वही फंक्शन को हमें देखना था बच्चों। अब देखिए, बात कर रहे हैं लागत की। आप कॉस्ट किसको बोलते हैं बच्चों? आप कॉस्ट किसको बोलते हैं? देखिए, आप किसको बोलेंगे कॉस्ट? सबसे पहले आप देखिए, मैं एक आम भाषा की बात कर रहा हूं कि आप लागत किसे कहते हैं? आप लागत किसे कहते हैं? मैं आपसे जनरली पूछ रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास एक पेन है। क्या है? पेन है। इस पेन को बनाने में क्या हुआ होगा, मेरा कुछ खर्चा आया होगा। क्या आया होगा? कुछ खर्चा आया होगा। अब किस चीज में? जैसे जो पेन की स्याही है वो मैंने ली होगी, ठीक है, मेरे को उसके लिए जो आपके निब आपको मेरे को खरीदनी पड़ी होगी। उसका जो प्लास्टिक का रैपर आता है मेरे को वो लेना पड़ा होगा। उसमें जो स्टील की कैप लगती है उसका जो मेटल है वो मेरे को लेना पड़ा होगा। और जिस मशीन से बना उस मशीन का मेरे कुछ पे करना होगा। तो ऐसे करके जितना भी किसी वस्तु को, ध्यान दीजिए, वस्तु को बनाने में क्या होता है, बनाने में खर्चा आता है, वह क्या है, उसकी लागत है। क्या है? लागत है। हम बोलते हैं ना, आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं, आप कहते हैं कि शर्ट दे दो, पैंट दे दो, मैं तो केवल, जैसे मान लीजिए आप किसी को, आप शर्ट खरीदे थे, आपने बोल दिया भैया ये वो आपकी 300 की नहीं है, ये तो आपका 150 रुपए की है। तो कहेगा नहीं सर, 150 रुपए में तो नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी तो लागत भी नहीं आ रही। लागत का मतलब जितना उस पर खर्चा आ रहा है, चाहे उस पर आपका ट्रांसपोर्ट को हम लोग आपका जोड़ लें, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग जोड़ लें, इन सब चीज को जोड़ कह दे कि भैया मेरे तो लागत नहीं, यानी कि एक वस्तु बनाने में किया गया कुल खर्च को हम क्या कहते हैं, उसे हम लागत कहते हैं। क्या कहते हैं? लागत। जैसे मान लीजिए एक पैंट, एक शर्ट बनाने में कितना पैसा खर्च आया, उसकी कपड़ा कहां से लिया, उसकी क्या कॉस्ट वादा करनी पड़ी, फिर उसके बाद आपको टेलर ने आपने किसी टेलर को दिया, उसने सिलाई ली, फिर आपने धोबी को लिया, फिर उसने धुला और आपके प्रेस करी, तब आपके पास मिले आपके कपड़े। तो आप कहेंगे कि इन पैंट शर्ट की कीमत कितनी है? 1500 रुपए। आप ही कह सकते। तो वो क्या बना? कॉस्ट। यानी कि जितना खर्चा आया उसको दिखाकर आपने बताया ये क्या हुआ, इतनी कॉस्ट हमारे सामने लगकर सामने आई। अब आप देखिए थोड़ा, निर्गत का उत्पादन करने के लिए, यानी कि अगर आपको चाहिए कि आपको आउटपुट मिले, किसका? आपका प्रोडक्शन करने के लिए। फर्म का मतलब होता है कोई कंपनी को आगतों का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। क्या होती है भाई? जो हमारे आउटपुट है, ये किससे मिलते हैं? हमारे आउटपुट, जो हमारा इनपुट है,
भाई हमें इनपुट से तो क्या क्या प्राप्त होते हैं, आउटपुट प्राप्त होते हैं। अब देखिए आगतों का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। जब आप किसी को आउटपुट दे रहे हैं तो आपको इनपुट की आवश्यकता होती है। अब देखिए, परंतु निर्गत के एक दिए गए स्तर का उत्पादन अनेक तरीकों से हो सकता है। यानी कि जो हमको आउटपुट मिला है उसका प्रदर्शन के लिए बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसके माध्यम से हो सकता है। एक से अधिक आगत सहयोग हो सकता है जिसमें एक फर्म निर्गत की इच्छित स्तर का उत्पादन कर सकती है। यानी कि एक चीजों का प्रयोग करके और जितना भी उसको मैक्सिमम आपका प्रोडक्शन चाहिए, जितना उत्पादन उसको चाहिए वो उतना कर सकती है। तालिका 3.1 में हमने देखा कि निर्गत की 50 इकाई उत्पादन करने के लिए 3 विभिन्न आगतों का सहयोग है। यानी कि अगर किसी कंपनी को 50 यूनिट, चाहे अनाज ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, अगर उसको प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए केवल 3 सहयोग ऐसे बने थे जहां हम 50 ज्ञात कर सकते थे। जैसे 6 लेबर और 3 कैपिटल लेके हमारा 50 हो रहा था, 4 लेबर और 4 कैपिटल लेके 50 हो रहा था, 3 लेबर और 6 कैपिटल लेके क्या हो रहा था हमारा, तो जो उत्पादन था वो 50 हो रहा था। प्रश्न यह है कि किसी आगत सहयोग का चयन फर्म करेगी। दिए गए आगत मूल्यों के साथ वह चयन करेगी आगतों का वह सहयोग जो सबसे कम महंगा हो। अतः निर्गत के प्रत्येक स्तर पर एक न्यूनतम लागत फर्म के लिए होती है। इस प्रकार एक निश्चित उत्पादन कारक लागत टेक्नोलॉजी की दशा में लागत फलन प्रत्येक स्तर पर उत्पादन की न्यूनतम लागत को बदलता है। क्या करता है, जो जितनी भी उसकी कॉस्ट है उस पूरी कॉस्ट को वो क्या करता है आपका बच्चों, वो आपका उसको बदलता है। चाहे वो कैसी स्थिति में भी हो, उन सबकी आपके स्थिति को क्या करता है, वो आपका चेंज करता है, वो उनको आपका बदलता है। अब देखिए, अगर आप किसी वस्तु का उत्पादन करना चाह रहे हैं तो इनपुट्स जो आपने लिए हैं उनमें चाहे आपकी भूमि ली गई हो, आपका पैसा लिया गया हो, आपका श्रम लिया गया हो, आपका मशीन ली गई हो या आपके अन्य चीजें ली गई, आपको उसके लिए तो कुछ पे करना होगा, कुछ हमको पे करना होगा। चाहे कंपनी की जितने भी मैक्सिमम स्तर है, जितना वो चाहती है कि मेरा प्रोडक्शन उतना हो, उसके लिए कैपिटल, लेबर, एसेट, इन सब की जरूरत होती है, उन सबको जरूरत का। अब प्रश्न यह है कि आगत में जो है, जो इनपुट्स हैं उनका जो चयन करेगी वो कौन करेगी, फर्म करेगी, कंपनी करती है कि उसको कितना भाव क्या करना है, उत्पादन करना है। उसका कौन कर रही है सिलेक्शन, उसका सिलेक्शन कौन कर रही है, कंपनी कर रही है कि किस चीजों का प्रयोग करके वो कितना उत्पादन ज्ञात कर सकती है। क्लियर है। अगर मान लीजिए उसको 50 इकाई चाहिए तो 50 इकाई उसको कैसे मिल रहा है, या तो 4 लेबर लगा, सॉरी ये देखिए, चाहे तो वो आपका 3 लेबर लगा दे, 6 आपका बच्चों कैपिटल लगा दे, चाहे तो 4 कैपिटल लगा दे और 4 लेबर लगा दे तो उसको 50 प्रोडक्शन मिल जाएगा। चाहे क्या कर दे वो आपका 3 कैपिटल लगा दे और 6 लेबर लगा दे तो उसको 50 मिलता। अब ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको 6 लेबर लगाने हैं या 3 कैपिटल लगाने, वो डिपेंड करेगा आपका कंपनी का। यानी कि 50 इकाई आपका प्रोडक्शन करने के लिए कंपनी को इतने लेबर और इतनी कैपिटल की आवश्यकता होती है, और यही आवश्यकता क्या है, उसकी कॉस्ट है प्रत्येक स्तर पर जो भी आपका उत्पादन होता है। और यही उत्पादन की जो कॉस्ट होती है, हम ही इसको क्या बोलते हैं, आपका लागत बोलते हैं, कि एक वस्तु को उत्पन्न करने में कितना खर्चा आया उसको हम आपको क्या कहते हैं, लागत कहते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।